पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले की मोर और लेस कहना चाहिए कि तौसीक कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जो आर्गूमेंट था उनका, उसके ज़्यादा फोकस मुझे लगा इस बात के ऊपर है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो क्या वो सियासी जमात है। ये एक इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि सियासी जमात तो बहरहाल है, हम ये कह सकते हैं कि उनके पास पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद नहीं है या उनके सिंबल के ऊपर किसी ने इंतखाब नहीं जीता, लेकिन क्या उनके सियासी जमात होने के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आज के प्रोग्राम में जिस पे बात करेंगे। दूसरा नुक्ता, 20 मार्च को एक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर डोनाल्ड लू, जिनकी वजह शोहरत यह है कि साइफ़र के हवाले से असद मजीद साहब ने जो मरासला भेजा पाकिस्तान में, उसके अंदर उन्होंने तज़किरा किया कि डोनाल्ड लू ने उनसे एक गैर पार्लिमानी या कहना चाहिए गैर सफारती अंदाज़ के अंदर ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर हटा दी गई तो फिर तो हो सकता है कि पाकिस्तान को माफ़ी मिल जाए, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो फिर माफ़ी मिलना मुश्किल है। 20 मार्च को उनकी एक टेस्टमनी होगी जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बातचीत होनी है। कभी इम्कान यह है कि साइफ़र का मामला भी और पाक यूएस रिलेशन भी उसमें ज़ेर बहस आएंगे। वहाँ सवाल जवाब उठेंगे तो यकीनन उनको ये बताना पड़ेगा कि असद मजीद से उनकी क्या बात हुई। ये पहला हिस्सा मोर और लेस वही होगा जो असद मजीद ने, जो पाकिस्तान के बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहे, उन्होंने लिख के तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को भिजवाया कि इसके ऊपर हमें डिमार्च करना चाहिए। डिमार्च का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतकार ने गैर सफारतकार जो सफारतकार के की हैसियत से उनके आदाब हैं उससे हट के कुछ अल्फाज का चुनाव किया, तो हमें इसके ऊपर एहतजाज फॉर्मली रजिस्टर करना चाहिए। ये असद मजीद कह चुके थे, इसलिए वहाँ तक का हिस्सा तो 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर या इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि उसी साइफ़र की बिना के ऊपर उसको बुनियाद बनाकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरा दी। ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर कोई सवाल जवाब होता है या नहीं होता, अगर होता है तो फिर उसका जवाब क्या आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की डेवलपमेंट यह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इरसा अथॉरिटी के ऊपर एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं ज़फ़र महमूद साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स भी रहे, शायद पेट्रोलियम में भी रहे, चेयरमैन वापडा भी रहे, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन किया और 24 घंटे से कम अरसे में आज वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऊपर। शायद शहबाज साहब की जो वज़ारत उज़्मा का सफ़र होगा उसमें हमें ये चीज़ें बार बार देखने में मिलेंगी। एक उनका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्हसार और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशी रखना, उनको राज़ी रखना हर मामले के अंदर। ये दो बड़े इश्यूज़, बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने। अता तरर साहब, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, आप तो यकीनन उससे खुश होंगे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि ये एक असूल वज़ा करना पड़ेगा कि ये सीटें मिलनी चाहिए उनको जिनके पास 92 मेंबर्स हैं, या उनकी लिस्ट को बुनियाद बनाकर आपको दे देनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसेंशली जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो ऐवान में मौजूद नहीं है, पार्लियामान में मौजूद नहीं है, क्योंकि हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद सिंबल पे लड़ा। लॉ की स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे हों, वो कोई पार्टी बनाएं या एक पार्टी वहाँ पे अपनी नॉमिनेट कर दें और उसके तहत रिजर्व सीट्स ले जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस के अंदर है उसको ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो शेयर्स डिटर्मन हो सकें रिजर्व सीट्स के। रिजर्व सीट्स के हवाले से ही मामला बिल्कुल क्लियर है कि ऐवान में मौजूद जो पार्टीज़ होंगी, जो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको शेयर मिलना है रिजर्व सीट्स का। आप नई पार्टी वहां क्रिएट नहीं कर सकते, या ऐसी पार्टी जो ऐवान में मौजूद नहीं है उसका नाम लगा के नहीं कर सकते जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करके सीटें जीती ना हो। अब मैं ये समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि वो इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स के जो खवातीन हैं, माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनकी लिस्टें आवेजा करें, पब्लिश करें, ताकि आम वोटर उस पर तासुर कायम करके ये डिसाइड कर सके कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है कि नहीं देना। देखिए, ना तो लिस्टें आवेजा की गई, ना वो पार्टी ईवान में मौजूद है, तो ये एक मैं समझता हूँ अनोमली है। ये अगर कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जो ईवान में मौजूद होती तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती, उस पार्टी को शेयर मिलता। अब आपने एक आज़ाद अराकीन का ग्रुप बना लिया, ना पार्टी ईवान में मौजूद है, ना आपने कोई लिस्ट जो है वो जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्या लिस्ट लग गई थी इलेक्शन से पहले कि ये हमारी खवातीन है और ये हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं? नहीं लगी थी। देखिए, अगर आइन को आप 51(6)D को पढ़ें विद सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट,
तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको मिल ही नहीं सकती जब तक कि आप ऐवान में मौजूद नहीं हैं। तो आपका कहना यह है कि नशिस्तें जो मौजूदा पार्टीज़ हैं पार्लियामान के अंदर उन्हीं को मिलेंगी? देखिए, आइन और कानून की स्पिरिट तो यही है कि रिजर्व सीट्स फिर कहीं ना कहीं जानी है, और जो स्पिरिट ऑफ कंटेस्टेंट, डेमोक्रेसी से ये चीज़ मुतसादम नहीं हो जाएगी? मैं हमारे साहब ये समझता हूँ कि ओवर द टाइम पीटीआई ने कानून की इतनी खिलाफ वर्जियाँ की, और 2018 से पहले जो उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसका नतीजा ये निकला कि आप पार्टी इलेक्शन ना कराएं, आपका सिंबल चला जाता है, आप कहते हैं जी बड़ी ज्यादती हुई। वो भी देखे ना, अब आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए, ठीक तरीके से क्यों नहीं कराए, कानून को फॉलो क्यों नहीं किया। माजी में इनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर किया गया, जिससे इनको आदत पड़ गई कि चलो हम अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर भी लेंगे तो हमें कोई ना कोई रायत, कोई ना कोई फैसिलिटेशन मिल जाएगी। तो इस तरह होता नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। राजा साहब, आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या क्या पोजीशन इख्तियार करेंगे? दो बड़े मामले हैं, बल्ले का निशान लेना और दूसरा रिजर्व सीट्स का मामला। दोनों तनाज़ात कहीं सेटल होने ज़रूरी हैं। नहीं, इस वक्त तो बड़ा मामला रिजर्व सीट्स का ही है। देखें, आइन बड़ा वाजे है। आइन आर्टिकल 51 का जिक्र हुआ, इसी तरह सूबाई असम्बलियों के लिए आइन है, आर्टिकल 106 है। देखिए, वो ये कहते हैं आर्टिकल कि जितनी सीटें एक जमात जीतेगी जनरल इलेक्शन में, उसी तनासब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, यानी कि जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसी तनासब से मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती जिस तादाद में सीटें जीती गई हैं जनरल इलेक्शन में। अब यहाँ ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और आज पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जमातों को उनके तनासब से कहीं ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। इसका कोई तसव्वुर नहीं है आइन में। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की 87 सीटें हैं 115 में से। अब उनको उन सीटों के बदले में मखसूस नशस्तों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि 60 के करीब मखसूस नशस्तें हैं। तो ये एक अजीब व गरीब मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल पैदा हो रही है कि जो जमात जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को या 9 फरवरी के फॉर्म 47 के ज़रिए 2 या 3 सीटें जीती हैं, उसको 7-8 मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, उसकी उस तादाद से कहीं ज़्यादा। तो ये बिल्कुल एक आइन के ख़िलाफ़ सूरत हाल है जो आज पेशावर हाई कोर्ट और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की वजह से नमूदार हुई है। मेरी नज़र में बात बिल्कुल वाज़ेह है। जब एक जमात को आज़ाद अराकीन ज्वाइन कर लेते हैं, 3 दिन का वक्त हासिल है, और आइन बड़ी वजाहत से कहता है कि किसी भी जमात के जो अराकीन हैं पार्लियामान में, उनमें उन अराकीन को शामिल किया जाएगा जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उन्होंने उस जमात को ज्वाइन कर लिया। लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मेंबर्स हु ज्वाइन पोलिटिकल पार्टी हैविंग बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट्स विद इन 3 days। तो जब वो आज़ाद अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गए, तो उनकी जो तादाद पार्लियामान में है या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है या पंजाब असम्बली में है, उसी के तनासब से अब उनको मखसूस नशस्तों में हिस्सा मिला है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस रस्ते में ज़ाहिर है जाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं ना यहाँ। एक तो ये कि दीगर जमातों को उनके तनासब से ज़्यादा सीटें मिल गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को उसके तनासब से सीट नहीं मिली, और उसके लिए तावील ये दी गई कि चूँकि लिस्टें जमा नहीं हुई थी और आइन नहीं, कानून जो है इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 104 ये कहता है कि लिस्टें जो हैं वो पहले जमा करानी थी। हमारी नज़र में जो लिस्टों की कदगन है, इसकी वजह से एक आइनी जो एक मंशा है उसको मरूब किया जा रहा है, आइन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा। लिहाजा मेरी नज़र में इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 वज़ात ख़ुद कलअदम है, बरखिलाफ़ आइन है, उसको अदालत को कलअदम करार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सेक्शन मौजूद रहता है असम्बलियों की तकमील नहीं हो सकती, या आपको दीगर जमातों को उनके तनासब से ज़्यादा सीटें देना पड़ेंगी, जो कि वज़ात ख़ुद बरखिलाफ़ आइन है। दुरुस्त है। अच्छा तारिक साहब, कल एक जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में एक वर्किंग रिलेशनशिप की जानिब पहला कदम था। चीफ मिनिस्टर KP आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, आपस में जो इशूज़ है सूबे के और मरकज़ के डिस्कस किया। गुड एक्चुअली फॉर्मल अरेंजमेंट जिसमें सूबा मरकज़ से आके इंगेज कर रहा है, इसे मैं कहूँगा पोलिटिकल इंगेजमेंट। आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मलिक साहब, ना सिर्फ ये देखिए, तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये तमाम बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं कि वो जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, इस सिस्टम को आगे चलाने में जो है वो मददगार साबित हो रहे हैं।
और कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आना, वज़ीर आज़म से मिलना और दोनों तरफ से जो एक पुरतपाक किस्म की गुफ्तगू हुई, मिलाप भी हुआ और बड़ी खुश असलूबी के साथ मामला डिस्कस हुए, बड़े अच्छे माहौल में हुए और मैं समझता हूँ बड़ा प्लेजेंट ओवरऑल एटमॉस्फेयर था जिसमें वो सारी बातें। और बाहर निकल के भी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के वफाक के लिए बहुत अच्छा है। गंडापुर साहब शहबाज साहब को क्या कह के बुलाया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, या क्योंकि वो पहले कहते थे वज़ीर आज़म नहीं है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल उनको वज़ीर आज़म कह के ही बुलाया। और उन्होंने भी, शहबाज साहब ने भी उनकी बड़ी इज़्ज़त की और एक बड़ी इज़्ज़त तकरीम के साथ ये मीटिंग कंडक्ट हुई और इतना अच्छा माहौल था कि सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली हम तो खुश हुए हैं ये डेवलपमेंट देख के कि मुल्क में तनाव थोड़ा सा कम हो। ये 4 जो इकाइयाँ हैं वफाक के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन, ये देखिए हम सियासतदान हैं, हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, मगर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का, इस्लामाबाद की अवाम का, बाकी सूबों की अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। हमारे इख्तलाफात की वजह से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए और सूबे की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन, वफाक की सूबे के साथ कोऑर्डिनेशन, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना, इसलिए पोलिटिकल इंगेजमेंट आगे चलनी चाहिए ताकि रास्ते खुले। मतलब साहब हमने तो कभी कसर नहीं छोड़ी। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ बनी गाला गए इमरान खान साहब को मिलने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हमने अब मिलजुल के आगे चलना है, इस मुल्क को बचाना है। बदतरीन हमारे साथ सलूक हो रहा था जब हम अपोजिशन में थे 2018 वाली गवर्नमेंट में। शहबाज शरीफ साहब ने मजाक से हंस के कहा कि खान साहब आपने हमें दीवार के साथ लगाया नहीं है, आपने हमें दीवारों में चुनवा दिया। खान साहब भी बड़ा हंसे, वो इमेज आपको याद होगा। तो कहने का मकसद ये है, हमने तब भी हाथ आगे बढ़ाया और हमने कहा मिसाक मईशत करें। अभी भी बढ़ाई है, हमने अभी भी बढ़ा रहे, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को उनके रिहा कर दीजिए, कुछ के ऊपर FIRs के इशूज़ हैं, उसको हाथ हौला कर लीजिए। मलिक साहब, जहाँ पे तो हीनस क्राइम्स के इश्यूज़ हैं, पोस्ट 9th में जो लोग जलाओ घेराव में इन्वॉल्व थे, शोधा की यादगारों को मस्मार करने में 150 होंगे ना उनके मुकदमा। बिल्कुल ठीक बात है और मैं ये समझता हूँ, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो मिसाक मफाहमत की बात की है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद एक चलिए बढ़ेंगे आगे, मैं इसको बड़ी खबर चलाऊंगा, आप बताइए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक मफाहमत का रास्ता अपनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए और अपनाना चाहिए या मैं अर्ज़ करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने एक कदम लिया पिछले दिनों। उन्होंने ख़वातीन और बच्चे जिनकी जो हिनस क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं थे और जिनकी सज़ाएँ 2 साल से कम थी, 2 साल या 2 साल से कम थी, उनके लिए आप माफ़ी का ऐलान किया। वो प्रेसिडेंट ने समरी भी उसकी साइन कर दी और वो भिजवा दिया गया आगे सूबों को भी। तो ये देखें ना, ये PTI के कुछ लोगों के ऊपर 100 50 FIR है। अगर आप, मैं सलमान राजा का टाइम थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उन FIRों के ऊपर हाथ हौला कर दें, इनको गुंजाइश दें, तो ये बहुत बड़ी मुफाहमत होगी। देखिए जहाँ पे एंटी स्टेट एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहाँ तो सारी एंटी स्टेट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना, जहाँ पे लेट सपोज एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बातचीत भी होनी चाहिए और वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए। इनकी बड़ी खबर चलाएं, बिल्कुल चलाएं, टेक दिस इनिशिएटिव। नहीं बिल्कुल, आपकी खिदमत होगी। जहाँ पे मैं समझता हूँ एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए और वहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के हम इस मामला फहमी के साथ आगे चला